सेम डे लेक्चर नंबर 3। इसको हम वन शॉट वीडियो भी बना सकते थे, बट वन शॉट वीडियो काम नहीं करेगा, ये एग्जॉस्ट कर जाएगा दिमाग से, इसलिए हम इसको सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, अलग अलग बांट दिए हैं। तो टॉपिक ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ, हुक का नियम। अब इसका मतलब आपको हुक नहीं है, आप हुक नाम है, रॉबर्ट हुक उनका नाम था। उन्होंने 1678 में 1678 में रॉबर्ट हुक, इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि, क्या बताया कि, बात की बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है वो एक रिलेशन समझाए थे किससे किसके बीच में, प्रतिबल, याद आया प्रतिबल, वही F/m², N/m², ध्यान अगर हो तो, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को प्रतिबल बोलते हैं, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में शायद काम किए थे इस पर हम लोग। तो रॉबर्ट 1678 में रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो प्रतिबल होता है, बताया कि किसी वस्तु का प्रतिबल और उसकी विकृति दोनों समानुपाती होता है, दोनों समानुपाती होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसा रॉबर्ट हुक बताए हैं वैसे वैसे हम काम करते हैं। रॉबर्ट हुक ने बताया कि किसी वस्तु का प्रतिबल समानुपाती होता है वस्तु के विकृति के। यही तो बताए थे रॉबर्ट हुक, सही तो है, दोनों में डायरेक्ट संबंध है। और हम ये लिख सकते हैं कि जरूर प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होगा वो किसी ना किसी के, एक ई क्यों लिखें हम इसको, एक नियतांक वर्ड तो लिख ही सकते हैं, फिक्स होगा अनुपात। क्यों होगा फिक्स भाई? अगर ये 4 है तो ये भी 8 अगर हो, अगर ये 8 हो तो ये 4 हो, अगर ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना होगा, तो इनका अनुपात हमेशा आपको कैसा मिलता जाएगा? एक फिक्स राशि मिलती चली जाएगी। अगर ये 8 है, ये 4 है, तो अनुपात हो जाएगा 4 दूना 8, 2:1 का। अगर ये 4 गुना हो जाए तो ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, तभी तो आपको वही मिलने वाला है। समझ, 2:1 का। जितना गुणज ये बनेगा उतना गुणज ये भी बनेगा, तो इनका अनुपात हर बार आपको एक फिक्स राशि मिलेगी। उस फिक्स राशि को यानी प्रतिबल अपॉन विकृति को हम क्या बोलेंगे? एक नियतांक बोलेंगे। सही है। इस नियतांक को, ये जो नियतांक है, इस नियतांक को कैपिटल E द्वारा सूचित करते हैं। चलिए, ये बात भी सही कर दिया, सूचित करते हैं। E का अपना कोई नाम है? हाँ है। E को प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। बाबू, किसी वस्तु का प्रतिबल में ये जो वर्ड आया है किसी वस्तु, ये जो वर्ड आया है किसी वस्तु, एक्चुअल में क्या कोई भी वस्तु के बारे में बात है या केवल प्रत्यास्थ वस्तु के बारे में बात है? ये पूरा का पूरा लेक्चर किसके लिए था? प्रत्यास्थ वस्तु के लिए। तो इसका मतलब है ये वस्तु जो रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, रॉबर्ट हुक जो अपना एक्सपेरिमेंट किए 1678 में, वो किसी प्रत्यास्थ वस्तु के लिए ही किए हैं। और वो क्या बताएं? वो बताएं कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु का जो प्रतिबल होता है वो उस वस्तु के विकृति के समानुपाती होता है। सही बात है। अगर समानुपाती है तो इनका अनुपात कैसा राशि मिलेगा? कोई ना कोई स्थिरांक ही तो मिलेगा, हर बार एक नियतांक मिलेगा। और अगर ये राशि नियतांक मिलेगी तो नियतांक का अपना कोई एक वर्ड होना चाहिए जिससे आप उसको संबोधित करो, वो E है। E को क्या कहा जाएगा? E को कहा जाता है प्रत्यास्थ गुणांक। अब यहां पर कुछ बातें सोचनी है। अगर E जो है वो प्रत्यास्थ गुणांक है जैसा कि थ्योरी में आया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये E है क्या? एक्चुअल में ये E है प्रतिबल का डिपेंडेंसी दर्शा रहा होता है, किस पर? विकृति पर। तो विकृति ध्यान से समझोगे, ये जो E है, हम लिख दें इसको कि E बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति।
ठीक है ना। ये तो हम लिख दिया। ये जो ई है वो प्रतिबल अपॉन विकृति है। एक्चुअल में ये जो प्रत्यास्थ गुणांक है, ये जो राशि आपको मिल रही है, यहां पर वो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो बदल सकता है? मेरे हिसाब से वो प्रतिबल है। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं कि प्रतिबल जो है वो 3 है। कौन कौन सा? विकृति ई जो है वो उस राशि पर निर्भर करेगा जो बदल सकती है। तो यहां पर ई का निर्भरता किस पर है? विकृति पर। क्यों है विकृति पर? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े कि विकृतियां 3 थी। एक अनुदैर्घ्य विकृति, दूसरा आयतन विकृति और तीसरा अपरूपण विकृति। देखो ये 3 चीजें हम लोग पढ़े हैं, विकृति को अलग अलग डिफाइन किए हैं, अगर ध्यान हो तो। सही है बात? ठीक है। अगर विकृति अनुदैर्घ्य है, ई किस पर डिपेंड कर रहा है? विकृति पर। और अगर विकृति अनुदैर्घ्य है तो अनुदैर्घ्य विकृति के लिए ई क्या था? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक था, है ना। तो अनुदैर्घ्य विकृति के लिए ई को कुछ और नाम से पुकारते हैं। ई को यंग प्रत्यास्थता गुणांक y कहेंगे। ठीक है। यानी कि जब हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक में पहुंचेंगे तो ई ना लिखा करके क्या लिखा रहा होगा? वहां पर क्या लिखा रहा होगा? y। इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। आयतन विकृति के लिए ई जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बाबू आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसको सूचित करते हैं के से। के कहेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहेंगे। सही है। अगर ये विकृति तीसरे टाइप की रही, अपरूपण विकृति रही, तो अपरूपण विकृति के लिए ई किसको था? ई है प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। ई है प्रत्यास्थता गुणांक, और इस प्रत्यास्थता गुणांक को कौन सा गुणांक बोलेंगे? दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक द्वारा सीधे कहेंगे, लिख देते हैं, कहेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो बाबू, फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके। तो क्या क्या जानकारी हमको मिला है हुक के नियम में? कि हुक ने अपना नियम जो था वो 1678 ईस्वी में दिया था। ठीक है। उन्होंने बताया था कि प्रतिबल और विकृति दोनों समानुपाती होता है। समानुपाती है तो इनका अनुपात भी एक स्थिरांक मिलेगा, और इस जो नियतांक मिलता है इसको हम लोग कैपिटल ई द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये एक और संबंध को दर्शाया, ये बताया कि ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो विकृति पर सीधा निर्भर करेगा, इसके बढ़ने और घटने के एबिलिटी पर जाने जाएगा। बट ये विकृति भी तो 3 प्रकार का है। तो अगर ये विकृति 3 प्रकार का है तो क्या प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग अलग होंगे? जी हाँ। अगर विकृति 3 है, अनुदैर्घ्य विकृति है, आयतन विकृति है और अपरूपण विकृति है, तो इसी प्रकार से हमको प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। अगर ये विकृति सिंपल सा ना होकर के इसे हम अनुदैर्घ्य विकृति यहाँ पर रख दें, प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति, तो इसको हम लिखेंगे y, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अगर प्रतिबल अपॉन इसको सिंपल सा विकृति ना रखते हुए आयतन विकृति लिख देंगे, तो इसके बिहाफ में यहां पर हम रखेंगे के, जिसको हम लेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अगर इस विकृति के हटा दें और इस विकृति के जगह पर हम रख दें अपरूपण विकृति, तो प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति इज इक्वल किसके? आपका दृढ़ता गुणांक। वो जो दृढ़ता गुणांक है स्मॉल n, उसके द्वारा जाना जाएगा। समझ में आया बात? तो कहीं ना कहीं एक इशारा भी हम लोगों को मिल गया है, वो ये कि अब हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ये क्या होता है। ठीक है। तो आज वाला वीडियो लेक्चर नंबर 3 बहुत छोटा ही रखते हैं, क्योंकि
इसको आप अच्छे से रख लें और प्रिपेयर रहें। ये तीनों हम लोग एक लेक्चर में करेंगे, इसको हम नहीं चाहते हैं कि अलग अलग हो, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये तीनों को इसी में रखते हैं इस वीडियो में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आज का थोड़ा छोटा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।